बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी दोस्तों, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ चीज़ों की फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखना है। आप सबको याद होगा कि 10 तारीख़ को जाफ़र एक्सप्रेस पर अटैक हुआ और 24 घंटे तकरीबन हम कह सकते हैं उसके क्लियरेंस ऑपरेशन में और ऑपरेशन को कंक्लूड होने में लगे। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद कोयटा में सूरत हाल उस वक्त तब्दील हुई जब उसके अगले ही रोज़ कोयटा शहर में कुछ कब्रिस्तान में कुछ मैयतों की तदफीन की गई और उस तदफीन के बाद BYC की लीडरशिप वहाँ पहुँची और उन्होंने उस कब्रों को खोलने की कोशिश की और उसके बाद सूरत हाल जिसे कहते हैं वो बदलती गई और नेक्स्ट जो 12 घंटे थे तकरीबन सरियाब रोड पर और मुख्तलिफ़ जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जिस हद तक रियासत, ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर सकती थी उस हद तक करती रही और पहला फोकस सिर्फ ये था कि कहीं पर भी रोड ब्लॉकेज ना हो। बाकी पहले दिन से बलूचिस्तान हुकूमत की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि राइट टू प्रोटेस्ट आइनी तौर पे किसी भी सियासी जमात या ग्रोह का हक है, लेकिन उसने कहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है, राइट टू असम्बल का फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। गो कि माजी में भी BYC ने कभी से तस्लीम नहीं किया और वो जो पिछला एहतजाज था उसमें भी तस्लीम नहीं किया। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या रहे और उसमें कहाँ कहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई, ये मीडिया को बताना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मेरे साथ DIG कोयटा एतजाज़ गुराया साहब और डिप्टी कमिश्नर कोयटा साद बिन असद मौजूद हैं, जो आपको इस सारी सूरत हाल में कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे लीगल वायलेशंस हुई जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को BYC के ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ा। गुराया साहब। थैंक यू सर। ऐसे सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। जैसे शाहजरीन साहब ने बताया, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। 11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिस पे 12 मार्च तक वो चलता रहा, जिस पे SSG और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आकर उसको क्लियर किया। उसमें 5 फ़िदाइन, जिसको BLA ने बाद में ख़ुद भी कबूल किया, वो लोग जो कि रेलवे उसके अंदर रेल के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने हॉस्टेजेस लोगों को बनाया हुआ था और सो कॉल्ड वो फ़िदाई थे जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, जिसकी तफसील आपको ISPR और बाकी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो प्रॉपर SOP थी, DNA करवाया गया और नादरा से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई कि ये लोग कौन हैं। अब कानून में या किसी भी चीज़ पर जगह पर एक डेड बॉडी को लेने का हक जो है वो उसके वर्सा का है। वर्सा से मतलब उनके वालिद, उनकी वालदा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बेटा, बेटी, वो आके उनके आइडेंटिफिकेशन करके थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से परमिशन लेके वो डेड बॉडी वो रिसीव कर सकते। 14 तारीख को 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल में लाई गई, क्योंकि मच में या सिबी में ऐसा मॉर्चरी नहीं है तो इसलिए सिविल हॉस्पिटल लाई गई, जिनका प्रोसेस शुरू हुआ कि हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। 19 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं कोयटा में, विज़िट्स करते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट सारी की सारी उसमें बिज़ी होती है, जितनी भी पुलिस होती है। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी आप इनके वर्सा को ले आएँ, जो वर्सा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। BLA का वारिस कौन हो सकता है, ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि BLA का वारिस कौन है। तंजीमी बुनियाद पर अगर आप लेके जा रहे हैं उनको, तो फिर वो किसकी डेड बॉडीज़ थी? दहशतगर्द जिसको BLA ने क्लेम में बाद में ख़ुद भी वेरीफाई किया कि ये लोग हैं, वो क्लेम हमारे पास मौजूद भी, आपको शेयर भी कर देंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में FC पे एक खातून ने खुदकुश किया, उनकी रिमेंस जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, वो उठाई गई, जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट ने और स्टेट ने, एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरीफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं
एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस की हम बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ को ओन करते हैं और लेके जाते हैं कि ये हमारे लोग हैं और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये जवाब आप पर और आवाम पे मैं छोड़ता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फिर उनको दहशतगर्दी को लेके जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया। मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के कोयटा में डैमेज हुए। 18 से ज़्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो CCTV फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमराज और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया। यूनिवर्सिटी का गेट जो कि तालीमी दरसगाह है, उसका गेट तोड़ा गया। उसके साथ वहाँ जो पोस्ट ऑफिस है उसको जला दिया गया। बैंक का दरवाज़ा तोड़कर बैंक के अंदर हम लोग दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से कैश लूटने की कोशिश की, जो कि रिपल्स हुई। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिस पे पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ कि विद इन लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का, लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें। ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं कि अभी खैरियत 8 बजे, अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब। उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज़ 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है, एलिजिडली कि पुलिस की फायरिंग से मरे। उस वक्त IG साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने ये ऐलान किया कि जी इनको लीगल प्रोसेस पे लाया जाए, इनकी ऑटोप्सी करवाएं ताकि किस किस्म की गोली लगी है और कौन सी गोली लगी है, और अगर मौके पे लगी होती तो उस वक्त ये डेड बॉडी क्यों नहीं आई। जब सब डिस्पर्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 7 बजे फिर ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ गई। हम इस पर बिल्कुल भी इस बहस में कहीं से भी जाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि गोली किसकी लगी, लेकिन उनको लाया जाए और उनकी शिनाख्त करवाई जाए और प्रॉपरली ऑटोप्सी की जाए कि गोली का हमें पता चले कि कहाँ से लगी, किधर से लगी। इस दौरान उनके जो वर्सा हैं, एक लड़ी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी, उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा BYC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था। वो आए और उन्होंने कहा हम डेड बॉडी अपनी लेके जाएंगे और स्टेट से हम अपना केस खुद टेकअप करेंगे। वर्सा का हक है कि वो जिस तरह से भी चाहे स्टेट के साथ एक चीज़ बात करें, उसको करवाएं। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन आप सबने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसको मैं बात को बताता हूँ कि क्या है। इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कलंदरानी था, कलंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था, वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था, उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे। दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से और बाकी से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं। हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आईं और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही है कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी। बट दैट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड, मैं इस पर हतमी राय नहीं दे सकता। जब उनको लेके गए AC साहब और हमारे डिविजनल SP फैमिली को कि जी हमें डेड बॉडी उठाने दी जाए, वहाँ फिर नहीं उठाने दी गई और उस पर कहा कि नहीं हम ये डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। अब अगर हर चीज़ के वारिस हमने ही बन जाना है या लोगों ने ही बन जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही बन जाना है, और जब फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं, देन स्टेट डिसाइडेड कि हम डेड बॉडी यहाँ से उठा के उनकी फैमिलीज़ के वर्सा के हवाले करेंगे। उनकी फैमिलीज़ और वर्सा के हवाले वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठा के उनकी की गई। जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई। मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन की, जो कुछ किया। फैमिलीज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, मगर सरसरी जो भी मुआयना होता है वो सारा किया गया। जब वो सुमलानी
कौम के लोग वो डेड बॉडी अपने घर पे ले गए दफनाने के लिए। वहाँ फिर 100-150 बंदे का एक दोबारा जत्था नमूदार हुआ जिन्होंने कहा नहीं जी डेड बॉडी हमें लेके घर से फिर उसको उठाया गया, फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट ने वापस करवाया। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत जो भी लीगल एक्शन बनता था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, जो लोग थे, जो तोड़ फोड़ वाले लोग थे, जो कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लापता कर दिया गया हो। वो तमाम के तमाम लीगल प्रोविजंस के तहत जो एफआईआर्स में थे उनको एफआईआर्स में रिमांड लिया गया, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जिनको हमने हुदा जेल भेजना था उनको हुदा जेल भेज दिया गया। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारा किस्सा किया गया, क्योंकि हम ये तो भूल गए हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज ये बात ज़रूर हो रही है कि जी इतने लोग पुलिस ने पकड़ लिए, क्या लिए, कौन सी इवेंट्स थे जिन्हें इन सब चीज़ों को, इस चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया। दैट वाज द डेड बॉडीज़ ऑफ द 5 टेररिस्ट, जो कि क्लेम बीएलए खुद कर रहा है और जिसको नादरा ने जिसको बीएलए क्लेम कर रहा है सेम को नादरा ने वेरीफाई किया कि ये फ़लाँ लोग। उसमें से 2 लोग मस्तूम में जिनको दफनाया गया और बाकी 2 लोग जो थे, मैं आपको नाम भी बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हर्ज नहीं है। एक ज़फ़र सन ऑफ खुदादाद जो कि कराची गरबी का रहने वाला था, जो उसके अंदर मारा गया, जिसको आइडेंटिफाई हुआ। दूसरा परवेज़ सन ऑफ याकूब, वो भी कराची का ही रहने वाला था। तीसरा आपका उसामा उमर मस्तूम का रहने वाला था। चौथा इसी में अमाल नाम का एक लड़का था, वो भी मस्तूम का रहने वाला था। वो ये दोनों जो मस्तूम के लड़के थे इनको दफना दिया गया। 5वें डेड बॉडी की अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। वेन एवर सम कम्स, कोई बंदा आता है तो उसका डीएनए प्रोफाइल मौजूद है, उससे वेरीफाई करके डेड बॉडी अगर मिलती है तो हम उसको उसके हवाले करने को तैयार है और की जाएगी। इन तमाम इवेंट्स की बुनियाद पर एक शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसको टैकल करने के लिए विद इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो लीगल राइट्स हैं मैनेज करने का, जैसे शायद रिन साहब ने कहा, प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, बट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी का राइट नहीं है। पब्लिक वे को क्लोज करना और बंद करना किसी का राइट नहीं है कि आप रास्ते में रोड कोई ब्लॉक कर दें, किसी का हक नहीं है। मैनेज करना उसको रियासत का हक है। वी एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ आवर राइट टू ओबे एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट और स्टेट के जो अहकामात हैं, चीज़ें हैं, उसी तरीके से करें। निगोशिएट करने के लिए जब डेड बॉडीज़ रखी गई थी तब भी निगोशिएशन की हमने कोशिश की गई कि ये डेड बॉडीज़ जिन फैमिलीज़ की हैं उनके हवाले किया जाए। डीसी साहब ने रब्ता किया, एसी साहब ने रब्ता किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनके साथ गई। बट अगर कुछ सुनने को तैयार नहीं हो और ना बात करने को तैयार हो, हर चीज़ पे अगर हमने सिर्फ ह्यू एंड क्राई ही मचानी है और लेके चलना है, देन कहीं ना कहीं जो स्टेट की ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, एज़ पर द गिवन लीगल प्रोसीजर्स उनको उस पर एक्ट करना था। वो डेड बॉडीज़ उनके हवाले की गई। ये वो बैकग्राउंड है जिसकी नतीजे में हम ये एक पूरे का पूरा सोशल मीडिया पे और बाकी प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि ये कर दिया गया और वो कर दिया गया। किसी भी चीज़ को इसमें जो भी लीगल चीज़ें थी उससे हट के नहीं किया गया। कोशिश की गई कि उसके अंदर रह के मैनेज करके हम करें। यहाँ आपके तवज्जुह से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो टीनेजर्स थे, बच्चे बच्चियाँ जो उसमें अरेस्ट हुए, दे वर रिलीज्ड ऑन द श्योरिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। और उनके पेरेंट्स ने आके कहा कि हमने बच्चा तो स्कूल भेजा था, हमने बच्ची तो स्कूल भेजी थी, वहाँ से स्कूल का टीचर उसे लेके गया, वहाँ से स्कूल का कि फ़लाँ टीचर उनको लेके गई और धरने पे लेके गई, जिसका आज तक हमें फैमिली को पता नहीं है कि फैमिली ने उसमें कहीं हमारी कनाइवेंस नहीं है, ना ही हमारा किसी पार्टी से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ है। उनकी शोटिस के ऊपर उनको हमने छोड़ दिया कि जी आप ख्याल रखें और चीज़ों को ले जाएं। ऐसे लोगों की लिस्ट और चीज़ें आपके साथ वो भी हम शेयर कर लेंगे जो वापस चले गए। राइट टू प्रोटेस्ट एग्जिस्ट विद एवरीवन। एंड में सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जी राइट टू प्रोटेस्ट तो सबके पास है, बट राइट टू डैमेज पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वो किसी के पास नहीं है। आपने प्रोटेस्ट करना है, प्रेस क्लब के सामने करें। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप डीसी ऑफिस के सामने करें, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को और पब्लिक वे को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। और ये जब पहले हमारा अगस्त में यहाँ कोयटा में जब इसी तरीके के इश्यूज़ हुए थे, तब एक एग्रीमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और BYC के दरमियान, जिसमें ये एक रिटन एग्रीमेंट कि जी जब भी आपने प्रोटेस्ट करना होगा यू विल इंटीमेट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी और एक जगह आपको डेजिग्नेट करेगी कि इस जगह पे आप कर लें। उसकी सिक्योरिटी देना, उसको फैसिलिटेट करना, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसको हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे और आपको जगह भी देंगे। बट हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, बैंक में तोड़ फोड़, पोस्ट ऑफिस को तोड़ना,
सेफ सिटी के कैमरास जलाना और कुछ जो बिजनेसेस प्राइवेट्स हैं उनको जलाना, उनकी दुकानों में घुसना, ये किसी भी कानून में और किसी जगह पे भी अलाउड नहीं है। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाह मान रही इसको वैसे पकड़। जी बिस्मिल्लाह रहीम। जैसे आपको डीआईजी साहब ने बताया कि अगर किसी ने कोई प्रोटेस्ट करना है तो उसका एक प्रोसीजर है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट करते हैं, आप उनको एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आपको हम जगह बताएंगे, आप अपना टाइम बताएंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक हम ये चीज़ करना चाहते हैं और उसके बाद जब आपको परमिशन मिलती है तो यू कैन डू योर प्रोटेस्ट। उस पर सिक्योरिटी, प्रॉपर एक सिक्योरिटी ऑर्डर निकलता है और ये आपका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन रोड ब्लॉक्स करना और एडमिनिस्ट्रेशन को आपने देखा कि जिस तरह प्रोवोक करना कि जी आप रोड पे आके बैठ जाएं और किसी को बताएं भी ना, और फिर ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसका सर ने आपसे जिक्र किया, पूरी डिटेल में सर ने आपको बताया। तो इस चीज़ की इजाज़त स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आपका लीगल राइट है, उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, बट विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको आप यूटिलाइज़ करें। और एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इशूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए और जो भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं वो उस वक़्त एक्शन लेते हैं जब एक ऐसी सूरत हाल बना दी जाए कि जिसके अंदर कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो। पहली और आखिरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि सबको इंगेज किया जाए, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इन इश्यूज़ को अफ़वाम व तफ़हीम से रिज़ॉल्व करें, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जहाँ पे हमें लगेगा कि ये हमारी लास्ट लिमिट है तो उसके आगे हम इंशाल्लाह अपना एक्शन भी लेंगे। थैंक यू जी। डीआईजी साहब, डॉक्टर महाराना समेत कितने भी वाईसी के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं और दूसरा सर ये जो 3 एहतजाज के दौरान बच्चे जाँ बाग हुए, इनके कत्ल की एफआईआर किसके खिलाफ हुई? सर इस वक्त तक टोटल जो अरेस्ट हैं एमपीओ में जो बंद हैं लोग 61 हैं जो जेल के अंदर मौजूद हैं और 13 अरेस्ट ऐसे ही हैं जो एफआईआर्स के अंदर जो रिमांड पर हैं। और जो लोग हमने शोर्टीज़ पे जो टीनेजर्स थे या कम उम्र के लोग थे जिनको रिलीज़ हमने किया, उनकी तादाद 35 है ऑन द श्योरिटी एंड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। उसकी बुनियाद पे हमने ये किया जी। थैंक यू। तो सर ये एफआईआर देखिए एफआईआर करवाना हम आज भी हाजिर हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट राब्ते में है, मिनिस्टर्स हमारे राब्ते में हैं, उनसे सारी चीज़ हो रही है। वो जब भी अगर करवाना चाहेंगे, हमें जिसके ख़िलाफ़ भी करवाना चाहेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसकी एंट्रीज़ और जो बेसिक रोज़नामचे में चीज़ें होनी थी वो सारी कर ली गई हैं। सो फार द गवर्नमेंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद देम, सोबतपुर में भी, यहाँ पर भी, और लियाकत लेडी साहब हैं, कोसा साहब हैं और बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। एज़ एंड व्हेन, जब व्हेन एवर दे अप्रोच और वो ये समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम एक दफ़ा तदफीन पूरी कर लें, विल कम बैक, हम आपसे बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे और उसके बाद जो भी लाहेमल हमारा होगा ऐलान हम करेंगे। कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने और हमारी तरफ से उनको तब भी छोटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ने मुझे कहा था सेम आई कन्वे टू देम कि हम उनके लॉस के साथ खड़े हैं, इस बहस में उनके साथ नहीं जाएंगे कि ये कैसे हुआ। उनका लॉस हुआ है और हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है और उसमें कोई भी अगर इन्वॉल्व है, जिस तरीके से भी वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं या अपनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट विल सपोर्ट। शायद साहब ये बताइएगा कि जो इससे पहले भी बलूचिस्तान में एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन जब से आप लोग की गवर्नमेंट आई है, खासकर सरकार भुट्टी की, उसके बाद से ऐसे एहतजाजों पर हम देख रहे हैं कि मामला ख़राब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग है, आपसी शेलिंग है। अब भी बीएनपी के एक एहतजाज जारी है जिसमें कौमी शाहरा बुला किया है। ये तो सरियाब रोड पर बैठे थे, वो कौमी शाहरा उन्होंने बुला किया, उनके खिलाफ आप लोग कैसी कार्रवाई दिखाई नहीं देती? बीवाईसी के खिलाफ आप लोग का कुछ रवैया तब्दील नज़र आता है? इससे पहले प्रेस क्लब में भी इनके एंट्री पर पाबंदी है, प्रेस क्लब पर भी ताले लगे, और अभी जो एहतजाज का आप कह रहे हैं कि डीआईजी साहब ने फरमाया कि उनको हम जगह भी देंगे या उनको हम बता देंगे कि यहाँ पर एहतजाज करें। इसी एहतजाज के दौरान प्रेस क्लब के चारों तरफ भी रास्ते उनके लिए बंद किए गए। ये भी बताएं क्या बीवाईसी के लिए आप लोग का कुछ अलग रवैया है दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ? अब बीएनपी के खिलाफ आप लोग इस तरह कार्रवाई नहीं कर रहे? मैं सर इसका छोटा सा एक जवाब दूँ आपसे पहले। सर आपने बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पहले तो मुझे ये बताएं कि बीवाईसी कहाँ रजिस्टर्ड है? ये सवाल मैं आप पे पूछता हूँ। चैरिटीज़ कमेटी में रजिस्टर्ड है, इंडस्ट्रीज़ में रजिस्टर्ड है, मदरसे के तौर पर रजिस्टर्ड है, किस चीज़ में रजिस्टर्ड है?
एक पहले ऑर्गेनाइजेशन को आप रजिस्टर्ड करके किसी फर्म पे तो लेकर आए कि ये चीज़ फ़लाँ जगह पर रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर्ड बॉडी है जिसके कोई कानून है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, कोई एक्ट है, कोई मंशूर है, कुछ तो होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके ख़िलाफ़ जब आप बात करते हैं, बीएनपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर डिसीजन क्या है वो तो प्रिंस साहब ही बताएंगे आपको। BYCQ के प्रेस क्लब पे पुलिस गई थी और उस पर बात हुई थी, हमने किसी को मना नहीं किया। क्या प्रेस क्लब पे जाने से पहले या आपने को धरना देने से पहले, और जितने भी BYC के पुरअमन एहतजाज कोयटा में हुए हैं वो सारे आपके सामने हैं कि पहले पुरअमन एहतजाज पे 13 पुलिस की गाड़ियाँ जल गई, दूसरे पुरअमन एहतजाज के ऊपर 36 कैमराज आपने जला दिए, फिर आप पुरअमन एहतजाज करते हैं जिसमें पुलिस के लोगों को आप ज़ख्मी करते हैं। तो जब आप ज़ख्मी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो फिर रियासत ने या स्टेट के ऑर्गन्स ने कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करना है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ कोयटा में नहीं आई जिस पे BNP मेंगल पॉलिटिकल पार्टी उनकी तरफ से किसी भी चीज़ की नुकसान पहुंचाया गया हो, या PK मैप ने यहाँ पर किया है या बाकियों ने किया है जिसमें किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया गया हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया हो। दैट इज़ वाई पुलिस ने उस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक BNP के धरने की बात है वो इन सब आपको बेहतर बता सकते हैं। अच्छा कर लें। इसके साथ साथ अभी जो पूरी डिटेल जो हमें बताई गई प्रेस में, ये क्या हुकूमत क्यों ऐसे कमजोरी दिखा रही है? ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा कर उनको जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए थी। क्यों आज जो माहौल बना हुआ है वो तमाम पार्टीज़ ने बनाया है, एक पार्टीज़ ने नहीं, इस टाइम सारे उनके फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को पहले उनको वो करना चाहिए ना। नसीम, आपका और असमत का तकरीबन, असमत का तो कोई 5 से 6 सवालात का मजमूआ है, आपका शॉर्ट है। असमत को एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन गुराया साहब ने दे दी है रिगार्डिंग BYC। 2 बातें बहुत वाज़े तौर पर, BNP ने व्हाट्सएप में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, सरदार अख्तर मिंगल साहब रिकॉर्ड पर हैं कि ACS होम के लेवल पे उनसे रब्ता जारी रहा। लाजमी सी बात है वो एक रैली की सूरत में आ रहे थे, रास्ते में मुश्किलात भी होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी कि कोयटा में कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। तो उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया था कि उन्हें कोयटा आने से फ़िलहाल रोका जाए, जिसके लिए उन्हें मस्तूंग में जब रोकने की कोशिश की गई, इब्तदाई कोशिश में ही गुराय साहब इज सिटिंग हियर, डिप्टी कमिश्नर इज सिटिंग हियर, BNP मेंगल ने एक इंगेजमेंट शुरू की गवर्नमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ। वो इंगेजमेंट अब तक जारी है। उस इंगेजमेंट को जब तक हम फाइनल नहीं कर लेते, मैं उस पर कोई ऐसी राइजनी नहीं करना चाहूँगा जिसके नतीजे में वो डीरेल हो। दूसरा आपने पॉइंट कहा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने का। नसीम देखें, इस सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बलूचिस्तान में सूबे की तारीख में पहली मरतबा इन कैमरा इजलास रखा गया। उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी दावत दी गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक मेंबर वहाँ पर मौजूद है और वज़ीर आला बलूचिस्तान बहुत सी चीज़ों पे बहुत वाज़े अंदाज में कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी लोग समझते हैं कि उन्हें इख्तियार दिया जाए, वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की कमेटी की सरबराही वो अपोजिशन लीडर को, डॉक्टर मालिक को देने को तैयार हैं। तमाम पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करने को तैयार हैं। जब तक के डायलॉग के लिए जो फोरम्स मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बली का फोरम है, वो कौमी असम्बली का फोरम है, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। अब अगर महमूद खान अचकज़ई साहब और PTI वहाँ कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं है और BNP सूबाई असम्बली में आने को तैयार नहीं है, तो ये मैकेनिज़्म गवर्नमेंट को आप गाइड कर दें कि उन्हें किस तरह मदू किया जाए। अच्छा शाहिद साहब, गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोयटा शहर में जो है इंटरनेट जो डेटा सर्विस मुअत्तल की जा रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? सेकंड, क्या BYC को कलअदम करार दिया जा रहा है? ऐसी कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है जो सवाल आपने पूछा है कलअदम करार देने का। डाटा सर्विसेज लाजमी सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। डबल रोड का धमाका आपके सामने है, सरदार अख्तर मिंगल के धरने की जगह पर होने वाला धमाका आपके सामने है। इसमें सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ ज़रूर करूँगा सर, जब हमारी बातचीत हुई और आपस में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हालात यहाँ पर उसमें से ख़राब हों। अब जो कुछ अटैम्प्ट हुई सरदार साहब के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर, वो बेसिकली पर्पज़ ये था कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसमें हालात इस नहज तक पहुँच जाएँ कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चीज़ों को ख़राब किया जाए। यही जो लड़का वहाँ पर हुआ और उसकी तहकीकात चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर नहीं करूँगा। फिर उसी पे कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ पुलिस का एक कार्ड दिखाया कि ये लड़का था जो लेके चला गया और ये हो गया और फलां हो गया, जबकि लेटर ऑन इट वाज प्रूवन कि वही बंदा वहीं पे मौजूद लोगों की कस्टडी में था।
और बाद में पहले आपने कहा कि यही खुदकुश है, फिर आपने खुद उसका जो भी लोग थे वहाँ पर उन्होंने फिर उसका इंटरव्यू जारी किया कि मैं यहाँ फिर रहा था। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं उससे एक तो क्यास फैलता है, एक खौफ लोगों में पैदा होता है कि क्या हो गया है, और अल्लाह माफ़ करे अगर ये कामयाब हो जाता आगे जाकर तो उसका नुकसान शायद वो बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। इस तरह के किसी भी इवेंट पे ये थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद थे, अभी भी हैं, और ये तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को कन्वे भी किए गए हैं, गवर्नमेंट को भी कन्वे किए गए हैं। डीआईजी और कमिश्नर मस्तूंग में डिप्यूट है, वो डीआईजी और कमिश्नर दोनों इस वक्त मस्तूंग बैठे हुए हैं, डीआईजी कलात और कमिश्नर कलात, कि वो प्रॉपर करें और सिक्योरिटी और उन चीज़ों को बेहतर बना सकें। उन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करना भी स्टेट के इदारों का काम है, जितने भी पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे इदारे हैं, वो भी हमारा ही काम है, बट लोगों को आगाह करना भी हमारी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है कि हम उनको आगाह कर सकें कि थोड़ी सी एहतियात करें। इससे पहले अगर आप देखें कबरानी रोड पे एक लड़का रात को निकला जो कि समहाउ पुलिस ने उसे रुकवाया या पुलिस को देखकर वो उस अपने टारगेट से पहुंचने से पहले ही हट गया, हो गया। दूसरा ये खुदकुश हो, ये अभी हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट क्लेम्स भी आते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं। तो जनरल एनवायरनमेंट में इस तरह की कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान में और कोयटा में इस तरह के हालात पैदा किए जाएं कि फोर्सेस और अवाम और बाकी सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करें और उसमें ख़राबी है। कुरैश साहब ये बताइएगा, 19 तारीख को वाक़यात आप खुद कोट कर रहे हैं, शुरू हुए जो भी चीज़ें हैं, आप 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन तो सारी की सारी आपकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खामोशी की वजह से फैलती है। अब पुलिस वाला भी था, उस पर भी अब तक मेरा ख्याल है पुलिस ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, हालांकि वो बीसी का एहलकार था। आप लोगों की तरफ से यानी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं, एक्सेप्ट दी तर्जुमान, हम उनको साइड पे 2 मिनट के लिए रख लें। क्या वजह है कि अब 10 साल हो गए हैं कि सीटीडी स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही, वो उस तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस नहीं कर पा रही, और आप उसको हेड भी कर रहे हैं 10 साल से। डेटा की हमें समझ आती है डीसी साहब, ये आपके दफ्तर के यहीं इसके पीछे एक पुल है, इस पुल से किसको खतरा है? ये तो हज़ारों लोग रोजाना इससे ट्रैवल करते थे, ट्रैफिक जैम हो जाता है, अब रूटीन पे लाइफ स्टार्ट होगी, तो ये पुल कब खुलेगा? सर इस पे 2 चीज़ें, पुल वाली बात में पहले जवाब दे देता हूँ। पुल का एक थ्रेट हमारे साथ शेयर हुआ था कि इस पुल के ऊपर चढ़कर कोई भी जो इर्द गिर्द हसास जगह हैं उस पर ईद की वजह से बाकी जगहों पे कोई ना कोई अटैक हो सकता है, रॉकेट बेस्ड या यूबीजीएल बेस्ड की उस बेस पे। एक तो ये था कि हम क्यास क्रिएट करें, हमने वहाँ पे नफरी लगाई और कुछ दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसीजन लिया गया कि इसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, जैसे ही हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं हम इसको खोल देंगे, दैट विल बी ओपन रेस्ट एश्योर्ड। मैं ऐड भी कर दूँ सर, ये जो पुल है उसके वहाँ पे कुछ सेपरेटर्स लगे हैं, आपने देखा वो वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने वो कुछ रिमूव कर दिए, वो सेपरेटर्स हम दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। सर वो हो चुके हैं, हाँ वो मैक्सिमम हो गए थे, वो हो गए थे, उनका एक टेस्ट होता है, वो टेस्टिंग होती है कि यहाँ से नज़र आता है या नहीं। वो अभी बीच में छुट्टियाँ आ गई, जस्ट आफ्टर दी, अभी जैसे आज ख़त्म हो जाएंगी छुट्टियाँ, तो कल उसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात सर, आपने मैं सिर्फ जवाब एक सर जवाब दे लूँ आपके बातों। दूसरा आपने कहा सर 19 मार्च को ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं बताई गई, बीसी वाला क्यों नहीं बताया गया। देखें हमारा काम, आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, मेरा काम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो महकमे को और ऊपर बताना है, वो हम सब उस वक्त कन्वे कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है कि जब तक जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड करके पूरी चीज़ें कंप्लीट करके फिर बताई जाएं। हर बंदा अपने मुंह सिर पे या चीज़ों को ना बताना शुरू कर दे, क्योंकि उससे क्यास और थोड़ी सी आपस में परेशानी ज़्यादा होती है कि मैं कोई बात करूँ, डीसी साहब कोई बात करें, शायद साहब कोई बात करें या कोई एमके साहब कोई दूसरी बात करेंगे। दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिपार्टमेंट टू मेक कि कब वो चीज़ों को पब्लिक करना चाहते हैं या कब होगा। कुछ चीज़ें जैसे बीसी वाला कांस्टेबल हमारा था, तो हम उस वक्त तक वेरीफाई इस चीज़ को ना डिनाई कर सकते थे ना वेरीफाई कर सकते थे जब तक हम खुद चीज़ों को वेरीफाई ना कर लें। उससे अभी भी हम अपने तौर पर इंटरव्यू और बाकी चीज़ें कर रहे हैं कि वट किस वजह से वो वहाँ पर गया और कहाँ से उसको लिया गया, किसने उसका एक कार्ड लिया। मगर आप इस चीज़ को ज़रूर मैं ये आपके तवज्जुह से सबको कहना चाहूँगा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को एंड ऑफिसर को 10 घंटे आप हिफ्ज़े बेजा में रखें और पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया पर आप एक उसकी जेब से कार्ड निकाल के चला दें कि ये बंदा खुदकुश है, और उसके बाद कहें कि ज़िंदा सलामत ये आपको मिल गया। वो कार्ड भी आपको मिलता है, ज़िंदा सलामत बंदा भी आपको मिलता है, मीडिया भी आप ही का चलाता है, फिर डिनाई भी आप ही कर देते हैं। तो उस पर जो भी एक्शन बनता हुआ, ये जो भी कानून इजाज़त देता हुआ वो ज़रूर होगा। उसका अब तक पुलिस ने कोई डीएनए करवाया है, उसका पता करवाया कि कौन लोग हैं, और दूसरे जो खुदकुश हमला हुआ
उसका भी कोई पस मंज़र पता चल गया, उसका कोई DNA? सर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली आपको एक्सप्लेन एक चीज़ करूँ। सर इसी के साथ जी जी शाहदरीन साहब, इतने बड़े सानिया के बाद पहले रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, हादसा हुआ, उसमें गफलत बरती गई, फिर इसके बाद जो है अब ये जो लाशें लाई गई थी सिविल अस्पताल, इसको इस तरह असास हालात में आपने इनको जिसके हवाले किया, उन्होंने इसकी वीडियो बना दी जो सोशल मीडिया पे वायरल करा दी कि खून से आलूदा ताबूत है, तो खामखा लोगों के बच्चे जो है वो लापता है, सालों से लापता है, और जो नौजवान लापता है उनकी लाशें इसी तरह हमलों से मिलती है। तो वो BYC को तो इसमें हम नहीं समझते कि इसमें BYC के कोई कसूर है, क्योंकि ओवरऑल हम भी सूरत हाल सारे देख रहे थे, खून से आलिदा ताबूत वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, वो सारे इज्तिमाई कब्र बना दिया जाता है। तो इसमें इतनी बड़ी गफलत पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है सर? बाकी तो छोड़िए, जानबूझ के हालात ख़राब कराने के लिए साजिश की जा रही है, जो जिस तरह इसकी वीडियो बनाई गई, जिस तरह इसको वायरल किया गया, लोगों के जज्बात और उठाए गए, तो इस पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सर पहले सवाल का जवाब दे लूँ, फिर आप नूज़े साहब ने जो सवाल पूछा कि सर एक तो टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। DNA पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा कोई डाटा बैंक नहीं है जिसमें हर बंदे का DNA मौजूद हो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। जब आप और मैं कहीं पे भी गवर्नमेंट इदारे में अपनी आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो हमारा DNA सैंपल नहीं लिया जाता। हमारा फिंगरप्रिंट्स, आइरिस रिकॉर्ड ये ज़रूर रखा जाता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारे पास मैकेनिज़्म है वो फिंगरप्रिंट्स और आइरिस रिकॉर्ड, उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। DNA प्रोफाइलिंग हम मैचिंग के लिए करते हैं कि अगर किसी जगह से कोई DNA मिला और उसमें मुझे शक है कि ये मेरा है या साद का है या शायद साहब का है, तो हम सैंपल लेके उसको मैच करवा लेते हैं। DNA सैम्पलिंग से या प्रोफाइलिंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इस केस में बिल्कुल जो डेड बॉडीज़ लाई गई वहाँ से, इस पर CM साहब एक डिटेल बयान ऑलरेडी दे चुके हैं, उनकी बात को मैं रिपीट नहीं करूँगा। वो लाई गई। अगेन इशू क्या है बलूचिस्तान में, मैं थोड़ा सा आपको फ्रैंकली ये चीज़ बताऊं कि बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में बाकी जगहों पे मॉर्चरीज नहीं हैं, जिस वजह से हर डेड बॉडी को कोयटा लाना पड़ता है। चाहे वो यूब में किसी की डेथ हो, और जो कोयटा में मॉर्चरी है उसमें भी स्ट्रेंथ कम है। जो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि तमाम रीजनल हेडक्वार्टर्स पे एटलीस्ट मॉर्चरीज हों जहाँ हम डेड बॉडीज़ को रख सकें और सारा बर्डन कोयटा पे या सिविल हॉस्पिटल पे नहीं आना चाहिए। वो डेड बॉडीज़ जब लाई गई, क्योंकि एक तो कुछ अरसे बाद वो मिली वहाँ पे, क्योंकि जब कॉमिंग ऑपरेशन हो गया, जो मौजूद थे, जो पीछे रहते हुए जो 2 दिन उनके साथ ऑपरेशन में चलते रहे लोग, जिस पे ISPR बड़ी डिटेल में आपको बता चुका है, वो डेड बॉडीज़ जब लाई गई तो उनमें से मेजॉरिटी, बल्कि सारी डेड बॉडीज़ जो थी वो इस कंडीशन में थी कि उनकी एज फेशियल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती थी। तो उस पर उनका जो भी फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक जो ली जा सकती थी, उनकी जो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए उसको, नेचुरल प्रोसेस के तहत जो थोड़े सा उसमें बॉडीज़ के अंदर आ चुका था, तोड़ फोड़ हो चुकी थी, बाकी चीज़ें हो चुकी थी, उनको रिकॉर्ड पे लिया गया और उनको प्रॉपरली हमारी ज़िमनीज़ में जो हमारा IO था CDD का, वो आया, उसने रिकॉर्ड किया, तस्वीरें ली, सारी चीज़ें रखी, उनको नादरा को बुला के उनके फिंगरप्रिंट्स जितने अवेलेबल थे वो लिए गए, वो सब कुछ करके रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर ईदी के थ्रू उनको दफनाया गया और इज्तिमाई कब्र कहीं पे भी नहीं बनाई गई। ये बात भी गलत है कि इज्तिमाई कब्र बनाई गई, लेके गए। उसके बाद एक चीज़ वहाँ पे शुरू हुई, मेरे लिए बड़ा आसान था, या गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान था कि हम लेके ही ना आते डेड बॉडीज़ को, वहीं छोड़ दें। हम ला कर मिसिंग पर्सनस की डेड बॉडीज़, थोड़ी सी सेंस इतनी तो मेरे ख्याल में मुझे और अब हम सबको ही है कि एक मिसिंग पर्सन की डेड बॉडी को अगर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे काशी कब्रिस्तान मिला था दफनाने के लिए, उनको और कोई जगह नहीं मिली थी। यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, क्या जिस तरह से भी जो हमने किया और जिस तरीके से उसको लेकर है, रिकॉर्ड पे लेकर है, और इसमें CM साहब डिटेल्ड में एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं क्या है। उसके ऊपर जो एक सोशल मीडिया का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और लोगों को भड़काने की कोशिश की गई कि ये इस तरह से है, ये फ़लाँ है। आप सब सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, करते हैं, आप BLA के खुद क्लेम देख लें कि उन्होंने क्या कहा, कितने लोग हमारे मारे गए, तस्वीरों के साथ, नाम के साथ उन्होंने बताया कि ये फ़लाँ है, जिसको हम आपको नाम मैं बता रहा हूँ, जो नादरा ने आइडेंटिफाई किए पहले 5 में से, और जो BLA ने खुद कहा, वो सारे नाम उसके अंदर मौजूद हैं कि ये लोग मारे गए। एक वहाँ से लाना, या तो हमारे पास सिब्बी में मॉर्चरी होती या बोलान में होती, तो शायद ये वहीं रखता, स्टेट वहीं रखती और वहीं से उसको डिस्पोज ऑफ करते। बट ये यहाँ के लीगल प्रोसीजर इसी चीज़ को डिनाई करने के लिए कि कल को कोई उठ के ये ना कह दे कि जी मिसिंग पर्सन हमारा बच्चा कहाँ गया, जिसको भी DNA का करवाना है
उसको मैचिंग करवानी है, प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, ज़रूर करवाएं। नाजरा से आइडेंटिफिकेशन जिनकी हो चुकी थी वो हमने की, बट एट सम लिमिट गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि हमने टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट डील करना है। ह्यूमन एंगल ज़रूर होना चाहिए, बट एक दहशतगर्द पहले दहशतगर्द है, बाद में कुछ और। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर। कौन सा सर? सर बीएनपी वाला बिल्कुल उसके जो रिमेन्स थे वो सारे इकट्ठे करके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मौके से इतने बड़े मजमे के अंदर और इतने बड़े उस चीज़ के अंदर उस तरह से क्राइम सीन प्रिजर्व नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। तो उसमें जो भी रिमेन्स हमें मिल सकी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें वहाँ से कोई हाथ या कोई ऐसी चीज़ इस कंडीशन में नहीं मिली कि जिसके फिंगरप्रिंट्स या उसकी आइरिस रिकॉर्ड हम ले सकें। अलबत्ता जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ले लिए गए हैं और उसको फॉरेंसिक साइंस एजेंसीज़ में पर डीएनए प्रोफाइलिंग भिजवा भी दिया गया और उस पर मज़ीद काम, जो कैमराज और बाकी रिकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें हमारे पास आई भी हैं कि 2 बंदे थे, एक नहीं था। उन्होंने पहले पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की एज पर कैमराज, वहाँ पे वो नहीं चढ़ सके, वहाँ से ऊपर जो फोर्सेस थी उनको वापस गए, फिर ये उधर गए और फिर वहाँ पे जाके फटा। बट मैंने इससे पहले आपसे अर्ज़ की साहब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, चीज़ें आएंगी, वो ज़रूर सबके सामने। ठीक है, बताइएगा कि क्या बीएनपी को अब क्वेटा आने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जो 61 लोग अरेस्ट हैं एमपीओ में उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इंक्लूडिंग डॉक्टर महारंग एंड वीवो एक्सेट्रा? देखें, इस वक्त बीएनपी के लिए चूँकि मुज़ाकरात जारी हैं, मैं उस पर कोई रायज़नी नहीं करूँगा, ताकि मुज़ाकरात एक बार कंक्लूड हों तो उस पर ज़्यादा बेहतर बात हो सकती है। दूसरा, बीवाईसी की लीडरशिप के हवाले से गवर्नमेंट का स्टांस वेरी क्लियर है कि अदालतें मौजूद हैं, अगर अदालतें आज़ाद हैं, वो किसी को रिलीफ देती हैं तो गवर्नमेंट को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा।